हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस डाल चुका हूं, जिसमें हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में कवर किया है, जिसमें हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, वोल्टेज डिवाइडर रूल, और इनके ऊपर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं जो गेट के एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपनी इसी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज में मेरा जो कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक रखा है, वो हमारा टॉपिक है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। ओके, इस डीसी नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर हम बहुत सारी जैसे किरचॉफ्स लॉ, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हम इन सब थ्योरम्स को कवर करेंगे। हम उनके कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे और फिर उस उनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे किरचॉफ्स लॉज, जो बहुत ही, अगर हम ओम्स लॉ के बात करें, बात करें तो सबसे बेसिक जो लॉ है वो ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉज आते हैं जो हमें कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो है किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स लॉज भी जो है, दीज आर ऑल्सो वेरी बेसिक लॉज। तो किरचॉफ्स लॉज में हमारे दो लॉ आते हैं, केसीएल केवीएल हम उन्हें नॉर्मली कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम किरचॉफ लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं किरचॉफ केसीएल और केवीएल के ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स को टेक केयर करेंगे। ओके, तो किरचॉफ लॉज के अंदर, अभी किरचॉफ लॉज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले हम ये समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि डीसी नेटवर्क थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी ज्योमेट्री में भी, मैथमेटिक्स में हमारी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, बहुत सारी थ्योरम्स, या जिनको हिंदी में हम प्रमेय कहते हैं, वो होती हैं। और ये थ्योरम्स हमें क्या हेल्प करती हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, जैसे प्रोबेबिलिटी में बेस बेस थ्योरम है, तो जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम्स हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट जब हम ये थ्योरम्स, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स उन पर अप्लाई करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ईजी बन जाती हैं। तो सेम वे में अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखते हैं कई बार, लेकिन जब हम उनके ऊपर अपनी डीसी नेटवर्क थ्योरम्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में देखेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स को यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के ऊपर, और हम देखेंगे कि कैसे हम इन थ्योरम्स को यूज करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो इसलिए अब हमें समझ में आ गया कि जो डीसी नेटवर्क थ्योरम्स है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सर्किट को भी उन थ्योरम्स को अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि अगर जब हम कहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, कि अगर हमें कोई ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट मिला हुआ है तो सॉल्व करने का क्या मतलब है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारे बेसिकली कुछ वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे रेजिस्टेंसेज होते हैं, और इन वोल्टेज सोर्सेज को, रेजिस्टेंसेज को मिला करके उनके कॉम्बिनेशन कनेक्शंस करके हमारी कुछ ब्रांचेस बनती हैं, कुछ नोड्स बनते हैं। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं। जैसे हम ये एक एग्जांपल ले लिया हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी नोड्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सारे नोड्स हैं, तो जितने नोड्स हैं हमें हर नोड्स की वोल्टेज पता होनी चाहिए, और जितनी ब्रांचेस हैं, जैसे ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, हमें हर ब्रांच का करंट पता होना चाहिए। अगर किसी भी दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के हर नोड की वोल्टेज हमें पता है और हर ब्रांच का करंट अगर हमें पता है, तो इसका मतलब है हमने उस इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एम है वो क्या है, वो है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स को यूज करके इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज का, जैसे मैंने पहले बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉज है, तो किरचॉफ्स लॉज पे आने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के रिगार्डिंग होती हैं, ताकि उसके बाद में जब हम बार बार इन टर्म्स को यूज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसे हम इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका एक एग्जांपल ले लिया। तो अगर हम देखें इसके अंदर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि हमारी एक टर्म है नोड। नोड क्या होती है, जब हमारे किसी भी पॉइंट पर, जब हमारे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा R2, तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा नोड। ठीक है, तो व्हाट इज अ नोड,
whenever two or more elements are connected at a certain point then it becomes a node। तो ये हमारा एक नोड है। ब्रांच क्या है? दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में कोई भी सर्किट का जो कोई भी पार्ट जो दो नोड के बीच में, वो ब्रांच बन जाता है। जैसे यहाँ पे टू हमारा एक हमारा नोड है, थ्री हमारा एक नोड है, तो टू और थ्री के बीच में हमारा जो ये R2 रेजिस्टेंस और ये जो कनेक्टिविटी है, दिस इज अ ब्रांच। तो ये हमारा दिस इज अ ब्रांच, ठीक है। तो अ ब्रांच इज ऑलवेज बिटवीन टू नोड्स। ओके। थर्ड इज लूप। लूप क्या होता है? लूप हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो वाला पाथ है जिसमें या तो कोई करंट फ्लो कर रहा है या कोई करंट फ्लो होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीन लूप हैं। एक जैसे I1 हमने जो ब्लू कलर में दिखा रखी है वो एक लूप है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है। लूप क्या होता है? लूप एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या तो फ्लो कर रहा है या फ्लो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे I1 एक लूप है, I2 हमारी एक लूप है, और एक ग्रीन कलर से जो हमने दिखाई है वो भी हमारी एक लार्ज लूप है। ओके। फिर अगला 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 टर्म क्या आता है? अगली टर्म है हमारी मैश। मैश क्या होती है? मैश वो लूप होती है जिसके अंदर कोई दूसरी लूप नहीं होती। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी ग्रीन कलर से हमारी जो बड़ी लूप बनी है, उस लूप के अंदर हम देखें तो I1 I2, उस बड़ी लूप के अंदर दो छोटी लूप्स हैं, I1 एंड I2। तो इसलिए जो ग्रीन कलर से हमें, लेट्स से इसको अगर हम कह दें कि दिस इज लूप 1, और I2 को हम कहते हैं, मान लीजिए ये लूप 2 है, और I1 को हम कहते हैं दिस इज लूप 3। तो यहाँ पे हमारी जो लूप ग्रीन कलर से जो हमारी लूप 1 है वो मैश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी दो लूप है, I1 और I2। बट अगर हम I1 और I2 को देखें तो वो लूप तो है, लेकिन उनके अंदर कोई और लूप नहीं है। तो लूप 2 एंड लूप 3 दे आर ऑल्सो मैश, दे आर मैश 2 एंड मैश 3, और वी कैन से दैट I1 एंड I2 दे आर मैश। ओके। तो ये तो थी हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिन टर्मिनोलॉजी को यूज करके अब हम किरचॉफ्स लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉज में जो हमारा सबसे पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो बहुत ही सिंपल लॉ है। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे किरचॉफ करंट लॉ है तो वो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो जैसे किरचॉफ करंट लॉ जो है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, इसको कई बार हम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं। तो ये कई बार इसको केपीएल, कुछ बुक्स में इसको केपीएल की तरह भी रेफर किया था, किरचॉफ पॉइंट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ओके। या हम इसको कहना चाहें तो किरचॉफ नोड लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो एक नोड पे अप्लाई होता है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी नोड के ऊपर अप्लाई होता है। और हमें पता है नोड की डेफिनेशन क्या होती है, जहां पे अ पॉइंट इन द सर्किट वेयर मोर देन टू और वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके। तो अब किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि द एलजेब्राइक सम, नॉट द वेक्टर सम, द एलजेब्राइक सम, the algebraic sum of all the currents meeting at any node in the circuit is equal to 0. The algebraic sum of all the currents meeting at a node is equal to 0. इसीलिए इसको किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हम नोड को कई बार पॉइंट भी कह देते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ या पॉइंट लॉ क्या बोलता है? एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड और एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। तो ये तो होगी डेफिनेशन किरचॉफ करंट लॉ की। इसको मैं अब रब कर देता हूँ। किरचॉफ करंट लॉ अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं द एल्जेब्राइक सम। ओके। द एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या है? जो डिफरेंट टर्म्स हैं करंट्स की, उनके साथ या तो प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, ठीक है। दैट एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले केसीएल में क्या है? सबसे पहले तो इसमें एक कोई नोड होना चाहिए, दूसरा उसमें बहुत सारे करंट्स उस पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। अब मीट करने में क्या हो सकता है? कुछ करंट्स नोड की तरफ को आ रहे होंगे और कुछ करंट्स नोड से बाहर निकल रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस करंट को, क्योंकि ये एल्जेब्राइक सम हमें लेना है, तो हम किस करंट को पॉजिटिव माने और किस करंट को नेगेटिव माने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट बुक्स देखोगे तो डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने और आगे के फ्यूचर के वीडियोस के लिए भी जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि कोई भी करंट जो नोड की तरफ पॉइंटेड होगा, जो नोड में एंटर कर रहा होगा, उस करंट को हम पॉजिटिव करंट लेंगे। तो एनी करंट विच इज एंटरिंग द नोड, करंट एंटरिंग द नोड, वी विल कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव करंट।
okay, and any current which is leaving the node, which is going away from the node, that current we will take as a negative current. Means current leaving the node or coming out of the node will be taken as a नेगेटिव करंट. तो अभी हमने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमारा एक नोड ए है जिसके ऊपर हमारे 5 करंट्स, देयर आर 5 ब्रांचेस और उन 5 ब्रांचेस में 5 डिफरेंट करंट्स है. कुछ करंट जो है एंटर कर रहे हैं, कुछ करंट्स लीव कर रहे हैं. तो अगर हम एज पर किरचॉफ करंट लॉ देखें तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट नोड ए शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब अगर हम देखें करंट I1 को देखें, अभी हमने जो अजम्पशन लिया कि करंट अगर एंटरिंग द नोड है तो पॉजिटिव लेंगे. तो I1 जो है दैट इज एंटरिंग द नोड ए, तो हम I1 को क्या लेंगे प्लस I1. Now let's talk about I2. I2 is leaving the node, therefore it will be minus I2. Then I3, it is also leaving the node, therefore minus I3. Now I4, it is entering the node, it is coming towards the node. We will take I4 as positive. I5 is leaving the node, minus I5. And this algebraic sum has to be equal to 0. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो सारे पॉजिटिव करंट है उनको अगर हम एक तरफ रखें I1 प्लस I4, दिस विल बी इक्वल टू, सारे नेगेटिव करंट्स को हम दूसरी तरफ ले जाए तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे. I2 प्लस I3 प्लस में I5. ओके, तो इससे अगर हम देखें तो I1 प्लस I4, दिस इज टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5. I2 I3 I5 दे आर लिविंग करंट, टोटल लिविंग करंट. तो यहां से हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ की एक डेफिनेशन और आती है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि एट एनी नोड इन द सर्किट टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू टोटल लिविंग करंट. ओके, तो दो डेफिनेशन है किरचॉफ करंट लॉ की. नंबर 1 इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी नोड और अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0. और सेकंड है फॉर एनी नोड इन द सर्किट टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू टोटल लिविंग करंट. ओके, तो बहुत सिंपल है ये, और क्लियर हो जाएगा. और हमें देखना है कि कैसे ये जो केसीएल का जो लॉ है, कैसे इस लॉ को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे, तब हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ. अब उसके बाद दूसरा हमारा आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको कई बार हम बोलते हैं KML भी बोलते हैं, किरचॉफ मैश लॉ, क्योंकि ये मैश पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ मैश लॉ. किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इन अ मैश इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या बोलता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप और इन अ क्लोज्ड मैश इज इक्वल टू 0. द अलजेब्रिक सम. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि केवीएल को एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहली चीज तो क्या है, हमारे पास एक मैश होनी चाहिए, हमारे पास एक क्लोज्ड लूप होनी चाहिए, सबसे पहली चीज. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, जैसे हमारा केसीएल जो था वो नोड के लिए एप्लीकेबल था, केवीएल जो हमारा है वो लूप या मैश के लिए एप्लीकेबल है, पहली चीज. सेकेंड, अब सेकेंड बात आती है कि जैसे हम अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं तो हम किस वोल्टेज को पॉजिटिव मानेंगे, किस वोल्टेज को हम नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, और नॉर्मली अगर हम सर्किट में देखें तो हमारे पास दो टाइप की वोल्टेजेस होती हैं. एक वोल्टेज होता है वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज, और दूसरी वोल्टेज होती है जो किसी रेजिस्टेंस में करंट के फ्लो की वजह से ड्रॉप होती है. ठीक है, तो दो टाइप की वोल्टेजेस नॉर्मली हमारे पास होती है. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि किस वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव मानना है या किसको नेगेटिव मानना है, या किस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज को पॉजिटिव कंसीडर करना है या नेगेटिव कंसीडर करना है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से अजम्पशंस रहते हैं, डिफरेंट तरीके से अज्यूम करके उनको सोल्व किया जाता है. सारी अजम्पशंस अपनी अपनी जगह ठीक है, बट हमने जो एक बार हमने मानना स्टार्ट किया फिर हमें उसी को फॉलो करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम उसको कंफ्यूजन आ रहे और हम उसे आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर सकें. तो हमारे आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में जहां भी हम केवीएल को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या अज्यूम करना है, एक तो जब हम लूप के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं वी विल ऑलवेज ट्रेवल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज अजम्पशन नंबर 1. ओके, बल्कि हमें अजम्पशन नहीं कहना चाहिए, हमें ये कहना है कि हम तरीका जो फॉलो करेंगे. तो सबसे पहला तो हमारा है कि हम किसी भी मैश में या लूप के अंदर वी विल ऑलवेज ट्रेवल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉइंट नंबर 1. ओके, पॉइंट नंबर 2, एनी वोल्टेज, it may be a voltage of the voltage source or it may be a voltage drop in the resistance due to flow of current.
अगर हम किसी भी वोल्टेज सोर्स पे या किसी भी रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप में अगर हमें पॉजिटिव पहले एनकाउंटर होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे इसके अंदर हमने I2 का करंट का डायरेक्शन इधर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि R2 में ड्रॉप इस तरीके से होगा। I3 का अगर डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब R3 में ड्रॉप ऐसे होगा। I4 का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब I4 में ड्रॉप ऐसे होगा। I1 का डायरेक्शन है तो ऐसे ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम अगर R2 के ड्रॉप की बात करें तो हमारा पॉजिटिव, उस ड्रॉप का जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉइंट जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल देन द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो हमारा पॉइंट है, अगर हमें क्लॉकवाइज जाने में ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट पहले फेस हो रहा है तो उस ड्रॉप को हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर नेगेटिव पॉइंट जैसे हम यहाँ से ट्रेवल किए, अगर हम R3 की बात करें तो R3 का जो ड्रॉप है उसमें हमें हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पहले फेस हो रहा है तो उस ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। सेम अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो जैसे हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ट्रेवल कर रहे हैं तो E2 की अगर हम बात करें तो हमें उसका E2 सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है तो उस ड्रॉप को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये बस केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब केवीएल फॉलो करेंगे तो हमने दो चीजें कंसीडर करके चल रहे हैं जिसको हम हमेशा फॉलो करेंगे। नंबर वन, इन एनी लूप वी विल ऑलवेज ट्रेवल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड सेकेंड, any voltage, it may be a voltage of the voltage source or it may be a voltage drop in the resistance due to flow of current। अगर हमें उस ड्रॉप का या वोल्टेज सोर्स का अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस होगा तो हम उसको पॉजिटिव माने कंसीडर करेंगे और अगर नेगेटिव पहले फेस होगा तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक। अब अगर हम इस लूप के ऊपर अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या होगा, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लो हम ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ए से और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम देखें हमें R1 रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है I1 करंट के फ्लो की वजह से उसमें पॉजिटिव टर्मिनल हमारा पहले फेस हो रहा है इसलिए ये ड्रॉप पॉजिटिव होगा और ये ड्रॉप कितना होगा, एज पर ओम्स लॉ I1 इज द करंट इन दिस ब्रांच, R1 इज द रेजिस्टेंस और ये पॉजिटिव होगा। ओके, देयरफॉर दिस इज प्लस I1 R1। अब हम अगर R2 पे आए तो R2 में भी सेम है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है तो दिस विल बी प्लस I2 इंटू R2। अब अगर हम आए, अब हमारा आ गया वोल्टेज सोर्स E2, उसका भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है इसलिए प्लस E2। हम R3 पे अगर आए तो वहां नेगेटिव टर्मिनल पहले फेस हो रहा है इसलिए इट विल बी माइनस I3 इंटू R3। ओके, E1 को हम देखें तो उसका भी नेगेटिव पहले फेस हो रहा है तो माइनस E1। I4 को अगर देखें तो उसका पॉजिटिव पहले फेस हो रहा है प्लस I4 R4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज केवीएल क्या कहता है, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो अगर हम सारे वोल्टेजेस को एक तरफ लेके जाएं तो हमारा ये फार्मूला क्या बनेगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहाँ पे E1 माइनस E2 क्या है, जो दिस, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी, इसीलिए एक दूसरे तरीके से भी कहा जाता है इसको, केवीएल को एक दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है द algebraic sum of all the voltage drops in all the resistances in a closed loop is equal to the algebraic sum of all the voltages of all the voltage sources, the algebraic sum of all the voltages of the voltage sources। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट, इस तरीके से भी हम इसको कहते हैं केवीएल को या केएमएल को। ओके, तो इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया है कि बस केसीएल क्या है, केवीएल क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे केसीएल जो है वो नोड पे एप्लीकेबल है, केवीएल जो है वो मैश या लूप के ऊपर एप्लीकेबल है। और केसीएल में जैसे हम कहते हैं कि द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज 0, केवीएल में हम कहते हैं द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू 0। तो इस वीडियो के अंदर हमने केवल अंडरस्टैंड किया है कि केसीएल केवीएल क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, मे बी कि एक वीडियो होगा या 2 वीडियो होंगे जिसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लेंगे और उन एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को केसीएल और केवीएल को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बट हमें एक ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो हम हमने जो अपनी गाइडलाइन बनाई है या जो हमने अपना
एल्जेब्रिक सम के लिए जो प्लस और माइनस की डेफिनेशन हमने मानी है, वो हमें हर 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 वीडियो में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते सेम रखनी है। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो इन डायरेक्शंस को अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कभी एक फॉलो करेंगे कभी दूसरी फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो डायरेक्शंस जो आप अज्यूम करके चलें, जो कंसीडर करके चलें, जिसको अपना रेफरेंस मान के चलें, फिर उसको कंटिन्यूसली उसी को फॉलो करें। ठीक है, सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन। आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे को आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की हम पूरी सीरीज कवर करेंगे। और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम सारी डीसी नेटवर्क थ्योरम्स कवर करेंगे विद एग्जाम ऑल द एग्जांपल्स, जिनमें हम एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।